हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर से पूरी एनर्जी के साथ जुट जाते हैं अपनी पढ़ाई में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन से मैं केवल शॉर्ट वीडियोस डाल रही थी। कभी कभी आप लोगों का रिस्पांस देख के थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मोटिवेशन हाई रहे। क्योंकि डायरेक्टली कोई आपसे इंटरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से कमेंट करके, लाइक करके आप अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं कि हाँ, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ में हैं। तो एक तो मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी था, तो इस वजह से भी डिले हो गया 2-3 दिन का। लेकिन हम फिर से जुट जाते हैं अपनी तैयारी में। तो आज क्लास 10th में जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी बुक नहीं मिल पा रही थी NCERT। तो पहले तो कुछ दिन मैंने ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके मैनेज किया, लेकिन आप जानते हैं कि उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को रीस्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि हम ये क्लासरूम आपको क्लास 11th, 10th और 12th की मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में हम कुछ क्लासेस साइंस की भी लेके आ रहे हैं। तो साइंस में अगर आपने ना देखा हो तो मैंने 2 क्लासेस ली हैं, जिसमें मैंने लाइट के बेसिक्स को पढ़ाया है। जल्दी से जाके उन्हें देखिए। और उसके साथ में क्लास 11th और 12th की तो बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि अगर कोई नया ज्वाइन करेगा तो उसे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी ऐसे ही। तो इस वजह से हम अब आराम से एक वीडियोस मतलब डेली कई सारे वीडियोस ना बनाकर एक वीडियो भी डालेंगे तो बहुत हो जाएगा। आप आराम से पढ़ते रहिए। तो क्लास 10th में हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 पर पहुंच चुके थे और हम उसी को तैयार कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, हमने देख लिया था, और अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम और देखते हैं। तो चलिए एक बार बेसिक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। हाँ, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा था। 3 से फिर से एक बार हमारा बेसिक रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान बताइए। ठीक है, आपको साइन ए का मान दिया हुआ है, यानी साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/4 है, और आपको कॉस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वो समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होती है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि हम कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे। सिंपल सी बात है, हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इसमें ये 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें हम क्या करेंगे सॉरी देखिए, इसमें आपको साइन ए की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पर ए रख लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं तो मेनली हम नीचे वाली भुजा को ही बेस मानते हैं। तो इसलिए जो इसके सामने वाला जो एंगल होता है, 90 के सामने वाला बेस में जो एंगल होता है या उसकी जो भुजा होती है, उसी को हम ए मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन ए दिया है। हम जानते हैं कि यहाँ अगर हम ए माने, यहाँ बी और यहाँ सी, तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि इसी को हमने बेस मान लिया और अब इसको परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस होता है। आप जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी नीचे जो आधार यानी जिस पर कोई चीज़ बनी होती है वो आधार होता है, और जो सीधा खड़ा होता है वो लंब होता है। तो हम जानते हैं कि साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो मैंने आपको 2 शॉर्ट फॉर्मूले बताए थे हिंदी वालों के लिए, LAL/KKA, और इंग्लिश वालों के लिए PBP/HHB। ठीक है, तो इसके हिसाब से साइन जो हमारा होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, या इंग्लिश में हम कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, इसमें 3 क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, और 4 क्या है, हाइपोटेनस है, यानी ये हो गया हाइपोटेनस। यानी 3 हो गया लंब और 4 हो गया कर्ण। ठीक है, अब हमने लंब और कर्ण को प्लेस कर लिया अपने
जो हमने ट्रायंगल बनाया है उसमें। अब हमें चाहिए बेस, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉस की वैल्यू चाहिए और टैन की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास दो तो अनुपात होंगे ही, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको दो मान तो मिल जाएंगे किसी का भी। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं लंब आधार कर्ण, उनमें से कोई दो मिल जाएंगे, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो तीसरे में हमने देखा कि हमें बेस निकालना है। तो पहले हम सूत्र लगाते हैं। आधार यानी जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमें क्या बताती है कि आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और इसके ऊपर लगता है अंडर रूट। ठीक है, तो आधार का जब हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जो कर्ण है यानी हाइपोटेनस है वो 4 है, 4 का स्क्वायर और माइनस लंब जो है वो है 3 और 3 का स्क्वायर। तो हम जब यहाँ पर मान निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा अंडर रूट 7। अब यानी कि जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 7 आ गई। अब हमको कॉस ए और टैन ए की वैल्यू चाहिए। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टैन ए का मान क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब जो भी हो, क्योंकि अब आपके पास तीनों मान है, यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आपके पास हाइपोटेनस है और यहाँ पर आपके पास बेस भी है। तो तीनों में से कोई भी चीज़ निकालनी हो, अब आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में से अगर एक का भी मान आपको पता है तो बाकी के जो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए की और टैन ए की। ठीक है, चलिए निकालते हैं एक एक चीज़ की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू के लिए आप पहले देखिए, ये होता है साइन का मान, ये होता है कॉस का यानी आधार बटा कर्ण, या हम इंग्लिश वाले में देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या होता है, बेस होता है अंडर रूट 7 और कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि 4। ये हो गया कॉस ए का मान। अब इसी तरह बिल्कुल जब आप टैन ए का मान निकालेंगे तो वो क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या है अंडर रूट 7 है। तो इस तरह से हमने साइन ए की वैल्यू से कॉस ए और टैन ए दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आंसर मैच कर लेती हूँ। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढा है जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, जहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी है, यानी कि ए और बी दो एंगल हैं। एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री से कम हैं। और उन एंगल्स की खासियत क्या है कि उस एंगल के साथ जब आप कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स भी बराबर हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जिन भी क्वेश्चंस में आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है या डराइव करनी होती है वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छे भी होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसे जब आपके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप क्लास में या घर में प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आंसर अपनी आंसर शीट से मैच कर लेते हैं। जब वो मैच हो जाता है तो आप खुश हो जाते हैं कि आपका आंसर सही आया। लेकिन जब एग्ज़ाम में होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम वहाँ पर कोई भी हमारे पास आंसर शीट नहीं होती कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया। लेकिन जो डराइव करने वाले क्वेश्चन होते हैं या प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर लास्ट में आपकी चीज़ प्रूफ नहीं हो रही है, जो भी आपको प्रूफ करने को बोला गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। फिर आप उसमें कहीं ना कहीं से इधर उधर से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उसे सुधार सकते हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है जबकि वो गलत हो चुका होता है और आपके पास सही करने का टाइम भी होता है लेकिन आपको पता ही नहीं होता।
तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल्स हैं। ये ए है। अब हम इसको बी मानने की जगह इधर वाले को बी मानेंगे और इसको सी मान लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा राइट एंगल वाला ट्रायंगल होता है, इसका जो एंगल राइट एंगल होता है उसमें हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इनको नहीं निकालते। हम मान किनके निकालते हैं, या तो इस वाले एंगल का निकालते हैं या फिर इधर वाले का निकालते हैं, इसका नहीं निकालते। तो आप जानते हैं कि आपको कॉस ए और कॉस बी की ज़रूरत है, तो इसलिए ए और बी को हम ऐसी पोजीशन पर रखेंगे जहां पर हम इनके मान निकाल सकते हो। तो आप जानते हैं, ये तो रामबाण है, इसको तो साइड में लिखे ही रही है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कॉस का मान क्या होता है। जैसे कॉस ए होगा तो कॉस ए का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। अब आप इस ए और इस ए का बीच का फर्क समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये ए एंगल है और ये हमने केवल डिनोट कर लिया है, आधार को डिनोट करने का एक तरीका है। तो आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। तो इसका आधार क्या है, AC। अब चाहिए तो आप इसे कुछ मान सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि कुछ मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये AC, BC, AB इन्हें यही लिख सकते हैं। तो इसका मान हो गया AC और कर्ण का मान क्या हो गया, AB। अब यही अगर हम cos B को देखें तो cos B का मान भी तो आधार बटे कर्ण ही होगा, क्योंकि वास्तव में cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण से निकलता है। तो अब लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब हमने cos A लिया तो हमारा यही वाला जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यही हमारे काम का राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका बेस होगा और इसका परपेंडिकुलर होगा और इसका जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस होगा। लेकिन अब जब हमने cos B लिया तो B में क्या हुआ, क्योंकि अब हमारा जो 90 डिग्री और B को जोड़ने वाली रेखा है वो कौन सी है, ये है। तो अब हमारा बेस ये हो गई, क्योंकि जैसे आप A ले रहे थे cos A, तो A को 90 डिग्री वाले एंगल से जोड़ने वाली रेखा कौन सी थी, AC थी। तो AC हमारा बेस था। लेकिन जब आप cos B लेंगे तो BC हमारा बेस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल को कनेक्ट कर रहा है। तो अब ये बेस हो गया, तो बेस क्या हो गया, BC हो गया। और बाकी हाइपोटेनस वही होगा, हाइपोटेनस क्या हो गया, AB हो गया। आप जानते हैं हाइपोटेनस बदलता नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा हमेशा बड़ी ही रहती है, तो वो वही रहेगी। अब ये बताया गया है चूंकि cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये बताया गया है हमें क्वेश्चन में ही कि cos A और cos B की वैल्यू बराबर है। तो cos A की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AB। अब दोनों तरफ अपॉन में AB है तो AB क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। AB क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, AC इज इक्वल्स टू BC, यानी AC का मान BC के मान के बराबर है। AC जितनी लंबी है उतनी ही लंबी BC है, यानी जितना आधार है उतना ही लंब है या परपेंडिकुलर है। तो दोनों भुजा बराबर होने का मतलब क्या है कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको त्रिभुज नहीं पढ़ाया, मैं आपको एक छोटा सा गुण बता देती हूँ। वैसे तो त्रिभुज चैप्टर इस त्रिकोणमिति के पहले, क्योंकि त्रिभुज समझने के बाद ही आपको त्रिकोणमिति समझ आती है, पर त्रिभुज का इतना नॉलेज सबको रहता है, हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लेते हैं। ये एक गुण होता है त्रिभुज का कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि AC के सामने का कोण क्या है, कोण B, और BC के सामने का कोण क्या है, कोण A। तो क्योंकि AC और BC बराबर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोण A कोण B के बराबर है, और आपको यही चीज़ सिद्ध करनी थी। और इस क्वेश्चन की खासियत देखिए कि अगर लास्ट में आपका कोण A बराबर कोण B के नहीं आता तो आप अच्छे से समझ जाते कि आपने क्वेश्चन में कहीं भी गड़बड़ी कर दी है। तो इन क्वेश्चन में यही अच्छा होता है कि हमें आंसर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें एग्जामिनेशन हॉल में सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक बार इसे जल्दी से फिर से समझ लेंगे। तो चलो बच्चों, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है
कि ए और बी दो न्यून कोण हैं। तो न्यून कोण का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री से जो कम होते हैं। तो ये दोनों 90 अंश से कम है। आप देख रहे हैं 90 क्या होता है, एकदम सीधा होता है, यानी कि ये लंब है, ये आधार है, ये 90 कोण है, और उससे ये क्या है, कम है। तो ये 90 अंश यानी न्यून कोण है, 90 अंश से कम के कोण है। अब ये इस तरह से है कि कॉस ए और कॉस बी का मान बराबर है। तो हमने पहले क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, उसमें ए बी सी उसको नाम दे दिया, उसके शीर्षों को। उसके बाद कॉस ए और कॉस बी का मान निकाला। अब मान कैसे निकाला, हम जानते हैं कि कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण से निकलता है। तो जब हम ए को अपना वो लेंगे, ए के सापेक्ष मान निकालेंगे, तो ए के सापेक्ष आधार सी ए हो जाएगा या ए सी हो जाएगा, और कर्ण ए बी रहेगा। जब b के सापेक्ष हम cos b का मान निकालेंगे, तो आधार हमारा ये वाली रेखा हो जाएगी BC, और जो कर्ण होता है आप जानते ही हैं कि वो हमेशा एक ही रहता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो वो AB ही रहेगा। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि cos A और cos B का मान बराबर है, तो हम दोनों को बराबर दिखाएंगे। अब बराबर दिखाने के बाद हमने cos A का मान रख दिया AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू रख दी BC अपॉन AB। अब दोनों में AB कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब AC इज इक्वल्स टू BC आ गया। अब AC और BC बराबर है, तो ये एक ट्रायंगल का रूल होता है कि अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो क्योंकि AC के बराबर यानी उसके सामने का कोण है कोण B, और BC के सामने का कोण क्या है, कोण A। तो अगर AC और BC बराबर है तो इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल B भी आपस में बराबर होंगे, और यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसमें हिंट दे देती हूँ, आगे की जो छोटी सी कैलकुलेशन है वो आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये पूछ रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यानी कॉट थीटा की आपको वैल्यू दे दी है 7/8, तो आपको दो चीज़ें दी हैं, उनके मान निकालने हैं। अब देखते हैं क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, अब फर्स्टली हमको ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी है, और जो चीज़ आपको निकालनी है उस एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कॉट थीटा को सॉल्व करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और फिर अपने इस एक्सप्रेशन में रख के उसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो वही काम, ट्रायंगल बनाते हैं एक छोटा सा। अब क्योंकि इसमें थीटा माना गया है एंगल को, तो हम इसका नाम कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, और इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, और कॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये होता है साइन कॉस टैन कॉट, यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस, लंब बटे आधार होता है टैन, तो आधार बटे लंब क्या होता है कॉट, ठीक है। यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं आधार बटा लंब। तो यानी आधार की वैल्यू है 7, यानी बेस की वैल्यू क्या है 7 है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8 है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, या स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर,
और बेस है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। दोनों को ऐड करके उनका अंडर रूट निकालेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे फिर अंडर रूट निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को सॉल्व करके जब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 113, ठीक है। और अंडर रूट 113 को तो सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, तो आप पहले इतने का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो बच्चों आपने देखा कि हमारे पास जो लंब है यानी परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या है 8, आधार यानी कि बेस की वैल्यू है 7 और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू है अंडर रूट 113 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जल्दी से पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को। आप जानते हैं कि जो हमारा साइन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनस है अंडर रूट 113, फिर 1 प्लस, अब ये भी साइन थीटा ही है, यहाँ पर बस माइनस है, एक बार 1 प्लस साइन थीटा एक बार 1 माइनस, तो ये 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 हो जाएगा। फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस 7 है, हाइपोटेनस वही है 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आई है वैल्यू लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इजीली सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको एक दिन भिन्नों को सॉल्व करना सिखाया था, भिन्न यानी फ्रैक्शंस को। तो मैंने बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन कैसे हो, ऐसे हो a प्लस बी अपॉन सी के फॉर्म में, तो हम कैसे कर सकते हैं, a का मल्टीप्लिकेशन c से करेंगे ac और प्लस में b और अपॉन में c, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही फ्रैक्शन यहाँ पे है, यानी a और c का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 का अंडर रूट 113 से होगा, तो यही आ जाएगा, प्लस b पीछे जुड़ जाएगा और अपॉन में भी अंडर रूट 113। इसी तरह बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। अब शायद अपॉन में जो मैं लिखूंगी वो आपको दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, आप पहले इतना ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इसे मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में, और जो माइनस वाला है वो बिल्कुल इसी तरीके अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 और अपॉन में बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, बस 8 की जगह पर 7 है, तो इसी तरह से बिल्कुल हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और यहाँ पर अंडर रूट 113 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अपॉन में अंडर रूट 113 सब जगह पे है, वो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो भी क्या होगा, अपॉन में अंडर रूट 113 दोनों जगह पर आएगा और 2 बार आएगा, देखिए यहाँ भी 2 बार यहाँ भी 2 बार, तो वो तो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद में जो कुछ बचा है उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। एक ब्रैकेट में है 113 अंडर रूट में और प्लस 8, एक में अंडर रूट 113 माइनस 8 और अपॉन में एक ब्रैकेट में 113 प्लस 7 और एक में अंडर रूट 113 माइनस 7। तो अब आप जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं दोबारा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब इसको सॉल्व किया जाता है तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a, √113 क्या हो गया a, और b की जगह हो गया 8। एक बार दोनों जुड़े हैं और एक बार दोनों घटे हैं, तो एक हो गया a प्लस बी, एक हो गया a माइनस बी। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है, हमने क्लास 7th में ये फॉर्मूला सीखा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो जब हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये दोनों सॉल्व होकर अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर होगा, सॉरी माइनस, क्योंकि क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा। वैसे ही अपॉन में भी वैसा ही है, ये हो गया हमारा a और 7 हो गया b। तो एक बार हो गया a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी वही आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो आप जानते हैं कि 113 अंडर रूट में है और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस में जब b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। अब जब हम 113 से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, और जब 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, और यही हमारे उस एक्सप्रेशन का आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और कई स्टेप में सॉल्व हुआ है, क्योंकि बोर्ड आप जानते हैं कि इसमें जो आपकी स्क्रीन है इसमें ज़्यादा बड़ा बोर्ड दिख नहीं सकता है, तो इतना ही दिख सकता था, तो कई बार मिटाया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि स्टेप कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में ये वाला फॉर्मूला इसी तरह से बिल्कुल लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसे डायरेक्ट नहीं किया गया है, इसे इस तरह से सॉल्व किया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें, और साथ में अपनी सजेशंस को कमेंट करें। और उसके साथ में अभी हम एक क्लास और लेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने, यानी इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद इस चैप्टर के सारे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह हम स्टेप वाइज अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते जाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।